नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 और चैक सिंप्लीफाइज के सौजन्य से आप सबके सामने उपस्थित हूं। द वर्ल्ड दिस वीक। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेजर जनरल अभय कार्की, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे पार्टनर इन क्राइम। जनरल कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, वेलकम बैक चैक्स। काफी दिन हो गए थे अकेले, अभी अच्छा लगेगा, दोबारा पावा होगी। लेकिन जहां तक वर्ल्ड सिचुएशन है वो तो काफी आगे निकल गई है, तो काफी माल रहेगा आज गपशप मारने का। सो लेट्स स्टार्ट अभय। देखिए, स्टार्ट करते हैं ईरान, यूएस, इजराइल, पर्शियन गल्फ। ये हमको लग रहा था 2020 मैच चल रहा है, बीच में हमने कहा था है ना 20 से भी कम हो गया, 6 ओवर का हो गया, 1 ओवर का हो गया। लेकिन 6 हफ्ते बाद भी स्थिति करीब करीब वैसी की वैसी है। एक तरफ है ना 60 दिन के लिए एक सीज फायर का एग्रीमेंट सा होता है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, अटैक्स जारी हैं। यहां तक कि कंफर्मेशन है कि यूएई ने भी अटैक किया है। एक तरफ जो अच्छी बात है, जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो 105 110 डॉलर तक जा रहे थे, वो अब गिर के 84 डॉलर्स के आसपास आ गए हैं। मतलब ऑयल मार्केट तो ये देख रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। इस सब के बीच में एक नया पेच आ गया, वो है अब्राहमिक अकॉर्ड्स का। यहां की ट्रंप ने है ना एक शगुफा छोड़ा, जिसकी वजह से तहलका मच गया कि चाहे वो टर्की है, चाहे वो इजिप्ट है, और बड़े प्लेयर सऊदी अरेबिया और उसका चमचा पाकिस्तान, इन सबको अब्राहमिक अकॉर्ड साइन करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। इन सब के लिए लालच तो जरूर दिया है। पाकिस्तान को करीब ना $2 बिलियन का लालच है आईएमएफ और बाकी लोन्स के लिए। करीब करीब 700 मिलियन का लालच दिया है, आपके F-16 हम अपग्रेड कर देंगे। उधर सऊदी अरब को लालच दिया है कि हम आपको एआई और सिलिकॉन सर्कल में इंक्लूड कर लेंगे। मल्टी बिलियन डॉलर डील होने वाली है। ये सबको आप कैसा देखते हैं अभय? खास करके 4 हफ्तों में जो कुछ नहीं हुआ है और अगले हफ्ते कुछ में जो भी होने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, नमस्कार आपको, आपके श्रोताओं को भी। ये ईरान और यूएसए में मेरे को एक कहावत याद आ रही है, कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ लल बिफोर अ स्टॉर्म, पर यहाँ पे लगता है देयर इज अ लल आफ्टर द स्टॉर्म। अमेरिका ने बड़े फैनफेयर के साथ, बिग बैंग के साथ ये लड़ाई शुरू की थी, और अपने ही कहावत में कहते हैं कि मिलिट्रीली हमने ईरान को तहस नहस कर दिया है। लेकिन ईरान है कि मानता नहीं है। और अभी जो आज की अगर सिचुएशन में हम आंकड़ा लें, तो अमेरिका डेस्परेट है एक फेस सेविंग डील के लिए कि वो वहां से निकले। और इसमें जो दोनों देशों का इक्वेशन था बिफोर द वॉर, जिसमें अमेरिका हावी था और एक खतरनाक टोर्नेडो की तरह वो ईरान के ऊपर बरस रहा था, आज की तारीख में लड़ाई के बाद जो लल है, इसमें ईरान का स्टेचर एक इक्वल की तरह हो गया है। वो अमेरिका के सारे प्रस्ताव को ठुकराने की हैसियत आज रख रहा है, क्योंकि उसकी जेब में सारे कार्ड्स है। उसने दिखा दिया कि उसकी सैन्य शक्ति से यूएस की वो नहीं झुकेगा। उसने दिखा दिया है हॉर्मुज मेरे पास ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और जहां पहले ये मानता था कि न्यूक्लियर कैपिंग और आईए के इंस्पेक्शन और मेरे वो हो जाएंगे 28 फरवरी से पहले, वो आज की तारीख में वो कतई मानने को तैयार नहीं है कि हम अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई भी वो नहीं करेंगे। और चौथा, जिस रजीम चेंज के लिए पहले 48 घंटे में अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया था, आज उसी रजीम के बचे हुए अवशेषों से वो बात कर रहा है, और शायद पछता रहा है कि अगर वो रजीम और वो वाली जो स्टेट्समैन वाले जो लोग थे, अगर वो जिंदा होते तो शायद दोबारा इनको अच्छी एक डील मिल जाती। लेकिन अभी आईआरजीसी के जनरल्स के हाथ में पूरी कमान है, उनके सर पे खून सवार है, और डिप्लोमेसी और स्टेटमेंटशिप उनको नहीं पता। ये भी बोलते हैं कि ईरान के अंदर जो अरागाची और पेजेश्कियान जो बात कर रहे हैं, और जो पीस की बात और नेगोशिएशन कर रहे हैं गिव एंड टेक का,
उसमें उनको वापस जाके AIRGC के जो हार्डलाइनर्स हैं वो बिल्कुल उनको गद्दार घोषित कर देते हैं। और विद इन ईरान जो लीडरशिप है आज नेगोशिएटिंग की, उसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको चाहिए क्या, क्योंकि नेगोशिएटिंग पोजीशन अरागची और पेजेश्कियान और गलीबाफ की कुछ और है, लेकिन जो अंदर आते हैं और जो ये 31 प्रोविंसेस के बैठे हुए हैं जो वॉरलॉर्ड्स, उनकी कुछ और सोच है। तो इसके बीच में अभी ये जो लल चल रहा है, इस पे मेरे को लगता है कि जो 60 दिन है उसका एक महत्व है। 60 दिन में अपना ईरान तो यह देख रहा है कि भैया इसमें एक फ्रेमवर्क तैयार करो और उसके बाद हम न्यूक्लियर की बात करेंगे। इन 60 दिनों में हम आप दिखाइए कि आप अपना ब्लॉकेट कम करेंगे, आप दिखाइए कि हमारे 12 बिलियन जो डॉलर्स अटके हुए कतर में वो आप हमारे रिलीज कराएंगे और सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे। उसके बाद हम जो है 60 दिन बाद एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, जब ट्रस्ट बनेगा तब हम न्यूक्लियर की बात करेंगे। अमेरिका बेचैन है, हमें जो रेड लाइन ट्रंप ने डाली है कि सबसे पहले तो न्यूक्लियर का होगा, वो ईरान के लिए नो गो है और अमेरिका किसी हालत में नहीं है कि उसको वो पुश कर सके। और पूरी दुनिया यहाँ पे बेताब है कि ये हॉर्मुज की स्ट्रेट खुले तो दुनिया की इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आए। पब्लिक जो यूएसए की है वो खून खोल रहा है उनका अपने लीडर को देख के, ट्रंप को, जिसने देश को ऐसी हालत में फंसा दिया जहां इन्फ्लेशन इतना हाई है और सबके सब पूरी दुनिया उनसे अलग थलग हो रखी है। और इस बहाने उनको जो चाइना के साथ जो बातचीत करनी थी उसमें भी उनको झुकना पड़ा। तो ये तो सारी बातचीतें ये हो गई हैं। अब आ जाइए आप अब्राहम अकॉर्ड्स पे। अब्राहम अकॉर्ड जो है, अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये यूएस का एक इनिशिएटिव है कि हम इंसेंटिव देके जो सुन्नी अरब देश है, सुन्नी अरब वर्ल्ड जो है टू स्टार्ट विद, उसको हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करा के इजराइल के साथ उनकी ट्रीटी करा दे। और इसमें रोड़ा क्या था, सारी अरब स्टेट्स जो है और ओआईसी जो है इस्लामिक कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक ही मुद्दा है कि जब तक पैलेस्टाइन का मुद्दा नहीं सॉल्व होता, यानी पैलेस्टाइन की स्टेटहुड नहीं कायम होती है इजराइल द्वारा, तब तक हम इजराइल से बात नहीं करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे। तो ये शुरू हुआ था 2020 में। आपने कुछ इंसेंटिव दे के यूएई, बहरीन, उसके बाद सूडान, मोरक्को, इनको तो साइन करवा लिया है, लेकिन आज की तारीख कजाकिस्तान में भी कर दिया है। कजाकिस्तान भी, एक कजाकिस्तान भी था, बट कजाकिस्तान ने तो इट इज नॉट एन अरब, नॉट एन, उसने अपने आप करा दिया है टू गेन फेवर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन जो मेन जो पैलेस्टीन और पैलेस्टीन से उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कजाकिस्तान को। जो ये बंदे हैं जो अभी खाड़ी देश में जिनसे लड़ाई चल रही है ईरान के खिलाफ, उनको एकजुट करके अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन हो जाता है तो अमेरिका सोचता है कि इसकी सिक्योरिटी का एक लेवल पर सब लोग आ जाएंगे। लेकिन ये लोग भी शायद सोच रहे हैं कि हम रीजनल सिक्योरिटी अगर करेंगे ईरान के खिलाफ तो अमेरिका के बिना भी चल सकता है, क्योंकि अमेरिका के रहते हुए उनके बेसिस पे अटैक होता है, हम पे अटैक होता है। तो यहाँ पे ये बात आ गई है। और इसमें जो मेन मुद्दा अटका पड़ा है वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का है। अगर सऊदी अरब साइन कर देता है, मान लीजिए, तो पाकिस्तान जो है वो भी साइन करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो उसके कहने पे ही चलता है। लेकिन दोनों की इंटरनल डायनेमिक्स भी अलग हैं। सऊदी अरेबिया को क्या डर है, एक तो वो इस्लामिक कंट्रीज का लीडर है आजकल, मक्का मदीना का वो संरक्षक है। और अगर वही जो इस्लामिक देशों की जो एक गुहार है, अरेबिक देशों की गुहार है कि पैलेस्टीन पहले होगा फिर इजराइल को मानेंगे, अगर वो झुक जाता है तो उसकी लीडरशिप खतरे में आ जाएगी। तुर्की, पाकिस्तान वगैरह, ईरान जो है ये लीडरशिप ले लेंगे इस्लामिक वर्ल्ड की। और उसके अलावा भी बाकी है कि पर ये पैलेस्टीनियन को वो बिना रिकॉग्नाइज करे अगर कुछ करते हैं तो उनकी लीडरशिप गई। ये है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, वो इजराइल को अभी रिकॉग्नाइज नहीं करता और इजराइल से सबसे बड़ा खतरा भी उसको लगता है कि मेरे ऊपर मिलिट्रीली जो है वो भी नेक्स्ट टारगेट में इजराइल का मैं ही हूँ। ऐसी हालत में उसके अंदर जो उसके दहशतगर्द पाले गए हैं, एलईटी वालों का आपको पता ही है, जो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर आप कुछ करोगे तो जो भी करेगा कोई हुक्मरान है उसको खत्म कर देंगे। तो ये जो है अमेरिका को बताने के लिए हो सकता है आसिम मुनीर ने खुद ही अपने ये पिट्ठू एलईटी को बुलाओ कि ऐसा ऐलान कर दे तो मैं अमेरिका को ना कहने में मेरी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। एक ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी है
कि ये इंडिकेटर है कि जो वहां की रेडिकलाइज्ड जनता है वो जो है एक रिवोल्ट में फिर आ जाएगी, जैसे इमरान खान के टाइम पे हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस बोलिए या फिर जो सिविल स्ट्राइफ है, वो तो एक मार्चिस लगने की देर है। और जो हुकूमत है इनकी शरीफ और फील्ड मार्शल की, उसको आग लग जाएगी। देश की हालत वैसे ही बहुत खराब है। तो ये अभी देखना है कि क्या होगा। मेरे ख्याल से तो ये नो नो है। ये दोनों अमेरिका को खुश करने के चक्कर में इन दोनों के नीचे से धरती खिसक जाएगी अगर ये साइन कर लेंगे। तो जैसा है, जितनों ने कर लिया वो ठीक है। बाकी एक शगुफा छोड़ा है अमेरिका ने, इसका कुछ आगे होना नहीं है। ईरान से पहले बात कर ले और उसके बाद ये लोग देश देखेंगे कि अमेरिका के कहने पे कितना तवज्जो देना है, और क्या इजराइल के साथ मिलके हम ईरान का सामना करें या फिर हम अपनी रीजनल सेटिंग करके ही उसका सामना करें और इजराइल को अभी दूरी रखें ताकि इस्लामिक वर्ल्ड में हमारी थू ना हो। बिल्कुल सही। और इसमें देखिए साफ दिखाई देता है, एक तरफ अमेरिका किसी तरह से इज्जत के साथ पीछे हटना चाहता है, यहां से निकलना चाहता है। दूसरी तरफ खाड़ी के देश हैं, खास करके सुन्नी देश, वो नहीं चाहते कि अमेरिका पूरी तरफ से निकले, क्योंकि उनको डर है कि ईरान बिल्कुल दादा बन जाएगा और फिर वो यहां पे दादागिरी करेगा। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है ईरान की जनता। ईरान की जनता के सामने चाहे वो इन्फ्लेशन है जो 60-70% से ज्यादा है, बेरोजगारी तो है ही, उसका खड़क आइलैंड का जो टर्मिनल है वो बंद पड़ गया है, यहां तक कि उसका जो ईरानियन रियाल है उसकी कीमत बिल्कुल जीरो के बराबर हो गई है, क्योंकि 1.34 मिलियन रियाल बराबर है $1 के। इंप्रूवमेंट हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। 2.2 हो गया था करीब एक महीना पहले, अब 2.2 से 1.34 मिलियन पे आया है। आप इसको इंप्रूवमेंट कहें या कुछ भी कहें, वो है। अमेरिका को लगता है अगर ये 60 दिन के ना कुछ पीस हो जाती है तो शायद IRGC की लीडरशिप जो है इसी में दरार पड़ जाए, इसी में टूट हो जाए और वो उसका फायदा उठा लें। लेकिन जैसा आपने सही आकलन किया था, और ये मेरा भी है, कि ईरान के साथ क्योंकि कुछ हो नहीं पाया तो वहां चाइना में शी जिनपिंग और ट्रंप के साथ कोई खास समझौता नहीं हुआ, और अगर वहां पे शी जिनपिंग जो है वहां आक्रामक थे। यहां तक कि अमेरिका का रिस्पांस ऐसा रहा जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुना है, कि जितने भी गिफ्ट मिले थे अमेरिकन को चीन के तरफ से, उन्होंने वही सारे गिफ्ट टारमैक में रखे, डस्टबिन में डाल दिए और अमेरिका के लिए रवाना हो गए। क्या यही वजह है कि अमेरिका ने जापान को उकसाया कि आप फिलीपींस के प्रेसिडेंट को अपने पास बुलाइए और वहां पे कुछ शुरू करिए? क्या यही वजह है कि मार्को रूबियो भागम भाग हिंदुस्तान आए एक दिन के मीटिंग के लिए, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए, लेकिन रह गए 3 दिन, शुरू किया कलकत्ते में, आगरा भी गए, जयपुर भी गए, जहां से उनको रवाना किया गया जयपुर से काफी बहुत छोटे, बहुत लो लेवल के ये गुड बाय 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 से कहते हुए। लेकिन क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स में बहुत कुछ हुआ है। फ्रॉम एक मेजर एक्शन पॉइंट कि हम एक नया पोर्ट साथ साथ बनाएंगे फिजी में, जो ऑस्ट्रेलिया का बैकयार्ड है, चाहे वो सिलिका के बारे में, या फिर आप AI या फिर आप रेयर अर्थ की बात करें तो वहां पे समझौते हुए हैं। यहां तक कि ज्यादा दिलचस्प रहा है बायलैटरल मीटिंग्स, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान। आप इस सब को कैसे देखते हैं? क्वाड में क्या हुआ? आप इसको कैसे आते हैं कि आगे चल के क्वाड में क्या होगा? क्या नई जान फूकी गई है क्वाड के अंदर? अगर नई जान फूकी गई है तो क्या क्वाड अब एक ऑफिशियल स्टेटस ले लेगा जिसका एक हेडक्वार्टर बनेगा? और अगर मेरा माना जाए तो फिर उसको हेडक्वार्टर बनाना चाहिए गलाथिया बे या अंडमान निकोबार में, ताकि फिर आपके पास इंडो पैसिफिक के ऊपर दृष्टि रखने के लिए और चीन के ऊपर दृष्टि रखने के लिए एक बहुत बेहतरीन अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा। क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी 2 चीजें, एक तो ट्रंप के आने के बाद उसका इंडिया की तरफ रवैया, या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया से थोड़ी दूरी बढ़ाना, या
नेगेटिव आउटलुक रखना, जिसमें आप गिना सकते हैं इमिग्रेशन सबसे पहले हथकड़ी डाल के हमारे लड़कों को वापस भेजा था। उसके बाद सिंदूर की लड़ाई के बाद उन्होंने खुद क्लेम कर लिया है। कभी उसको हेल होल बोलते हैं। इमिग्रेशन में हमारे को काफी वो प्रॉब्लम दे रहे हैं। इलेक्शंस में जब हमारे वे थे तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात हुई भी थी, और अभी पाकिस्तान की तरफ जो उन्होंने हाथ मिला के जानबूझ के हमें तंग करने के लिए वो हाथ बढ़ाया था। तो इन सब चीजों को देखे इंडिया जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज है। लेकिन क्या इंडिया अमेरिका के बिना रह सकता है? क्या इंडिया और अमेरिका के एंगेजमेंट खत्म होंगे? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ये ट्रम्प के रहते रहते जो होगा तो होगा। इंडिया की जो मल्टी लेवल अटैचमेंट्स या इंटीग्रेशन है अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन इकोनॉमी में, वो मेरे ख्याल से जो आउटलास्ट करेगी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, और थिंग्स विल इम्प्रूव आफ्टर दैट। तो क्वाड भी आप यही मान लीजिए कि इस बार जो ट्रम्प की पर्सनालिटी है उसने जो डैमेज किया था उसकी वजह से वो है। और जो चाइना में मेरे ख्याल से ट्रम्प को थोड़ा सा अपने को झुकना पड़ा और उनकी जो शक्ति पे एक प्रश्न चिन्ह आया है, तो उनको लगा कि हो सकता है कि साउथ चाइना सी में इंडिया के बिना कोई और एक्टर नहीं है जो कि चाइना को कंटेन करेगा। और चाहे अमेरिका कुछ भी बोले, उनके साथ G2 की बात करे या हम ट्रेड का ये करेंगे, जो पावर प्ले और इन्फ्लुएंस है और जो ग्रेट गेम है साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में, वो चलता ही रहेगा। चाइना तो बोलता है लेट अस डिवाइड दिस लेक, हम इस लेक को बांट लेते हैं, गुआम तक हम कर लेते हैं, गुआम के उधर पे अमेरिका आप देख लीजिए। तो ये तो उसकी स्टेटेड पॉलिसी। और जो चाइना है, द रिविजनिस्ट चाइना, मिडिल किंगडम, लॉस्ट इयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, वो तो भैया अपना बढ़ाव करेगा ही जहां तक वो सोचता है कि उसको करना है। तो ऐसी तरह में जो क्वाड की अभी मीटिंग हुई है, चाहे वो मिनिस्टर लेवल ही थी और अभी लीडर्स की नहीं हुई है, पर ये संकेतक है, क्योंकि मार्को रूबियो भी एक ऐसे शख्सियत है जो कि इंडिया की तरफ झुकाव रखते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन में एक वही है जिन्होंने कभी इंडिया के लिए अपशब्द नहीं कहे और इंडिया की वैल्यू को वो पहचानते हैं। तो ये अच्छे हैं जो आपने बिल्कुल सही। बताया, जो इनिशिएटिव हुए थे, मैरिटाइम इनिशिएटिव हुआ था, क्रिटिकल मिनरल्स का हुआ था। साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं कि इसकी अहमियत किसको, क्वाड किसको ज्यादा चाहिए? मेरे ख्याल से अमेरिका के जो प्रेजेंट रवैया को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन दोनों को काफी डर लग गया कि अगर ये अमेरिका का ऐसा ही रवैया रहा तो हमें अपनी रीजनल नेटवर्किंग ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी नेटवर्क्स हमारे और अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए दोनों के दोनों हमारे साथ बायलैटरल अच्छे अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से जापान के साथ हमारा डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह का जो होगा वो आगे अच्छी तरह से बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो चल ही रहा है। तो ये अगर आप देखें तो जो मीटिंग्स भी हैं, और अभी जापान का भी डिफेंस बजट इंक्रीज इतने सालों बाद उन्होंने किया है, और मिलिटराइजेशन और थोड़ी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की वो बात कर रहे हैं, सेल्फ एंड फोर्सेस की, उसमें भारत उनके लिए बहुत काम आएगा। और वो बहुत पहले से ही इस कोशिश में रहते हैं कि भारत उनके साथ एक अलायंस में आ जाए। और क्वाड चाहे एक अलायंस नहीं है, एक सिर्फ अग्रीमेंट है, लेकिन ये एक प्रिकर्सर हो सकता है जहां चाइना की जो एग्रेसिव इंटेंट है उसको कंटेन करने के लिए चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये मिलके कुछ ठोस कदम ले सकते हैं। अमेरिका उसमें हो तो अच्छा है, ना हो तब भी ये एक इम्पेरेटिव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, चाइना फोकस इतना रहा है इंडिया का कि अब आपको याद होगा, कई साल पहले की बात है, कई दशक पहले की बात है, जब जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि हमारा जो असली दुश्मन है वो चीन है, पाकिस्तान नहीं है। और उस समय का मुझे याद है तो वो आया था, जॉर्ज लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, वो हेडलाइंस थी। लेकिन अब वो देखिए, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि चीन ही हमारा मेन एडवर्सरी है। और मेन एडवर्सरी के खिलाफ जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक तरफ आपने ब्रह्मोस को बेचा फिलीपींस को, ब्रह्मोस का डील हो गई है, यहां तक कि डिफेंस सेक्रेटरी ने एक्सेप्ट किया है कि डील साइन हो गई है, बताई नहीं गई ऑफिशियली। वो शैंग्रीला डायलॉग्स के वहां के पे जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तीसरा, इंडोनेशिया के साथ बात चल रही है, वहां भी आपका ब्रह्मोस जाएगा। फिलीपींस को आपने अभी तक है ना जो लिमिटेड रेंज वाली बेची थी ब्रह्मोस, अब आप कह रहे हैं कि हम 500 किलोमीटर की भी बेचेंगे। यहां तक कि फिलीपींस ने एक जॉइंट एक्सरसाइज की थी
जिसका नाम था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसने नाम साइन, वो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज बाली कतल। इसके दौरान उसने अमेरिका और जापान के साथ एक्सरसाइज में ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया था। साफ दिखाया जा रहा है कि ये अब इंटीग्रेट हो गई है, जहां तक कि फिलीपींस का सेल्फ डिफेंस है। नेचुरली चाइना के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है इसकी वजह से, और चाइना जो साउथ चाइना सी को अपनी बपौती मानती थी, अब उसकी वहां पे उतनी नहीं चलेगी। आपने सही कहा है, जापान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, यहां तक कि इतना बढ़ाया है कि किसी को 5 साल पहले अगर आपने किसी को कहा होता तो वो यही कहता कि जापान इतना पैसा डिफेंस पे नहीं खर्च करेगा। आपको वो दिखाई दे रहा है। यहां से अगर आप हटते हैं, देखिए आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे खिलाफ 2 मेजर पावर्स काम कर रही थी। चाइना, तो आपने चाइना का फोकस देख लिया क्वाड और बाकी चीजों के साथ। दूसरा था टर्की, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को बहुत ये किया था। तो इस दौरान आपने देखा कि ये ब्रह्मोस डिप्लोमेसी जो हमने हमारे एक छोर पे स्टार्ट की थी ईस्टर्न साइड में, अब हम वेस्टर्न में कर रहे हैं। साइप्रस के प्रेसिडेंट अभी अभी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने जो बताया कि हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है इंडिया के साथ। साइप्रस की कहानी शुरू होती है पिछले साल जब मोदी जी गए थे वहां पे, और इसमें वो चाहते हैं वही वेपन्स जो सिंदूर में हमने इस्तेमाल किए थे, ब्रह्मोस, स्काई स्ट्राइकर, हमने वहां पे उनको चाहिए है नागास्त्र और आकाश। ये अगर आपने 4 दे दिए तो टर्की के खिलाफ तो मोर्चा खुल ही गया है। आर्मेनिया के कुछ ही दिन पहले की मिलिट्री परेड में ये सारी चीजें दिखाई गई थी, पिनाका, अटैक्स गन्स हमारे, और ये दिखाए थे साफ साफ, है ना। ग्रीस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रखी है, यहां तक कि ग्रीस ने एंड्रोपोलिस नाम का एक पोर्ट हमको दे दिया है कि आप आईमेक के जरिए वहां पे जाइए। साइप्रस कहता है आप हमारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इजराइल ने पिछले साल एक शगुफा छोड़ा था कि हम एक मिडिल ईस्ट में, सॉरी मेडिटेरेनियन में क्वाड बनाएंगे, या वो पॉलीगॉन भी हो सकता है, जिसमें ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और इंडिया, ये 4 देश होंगे, और ऐड करने के लिए और भी आ जाएगा। इजराइल का प्रपोजल है कि आईमैक का एक ऑल्टरनेट रूट भी करें हम, इंडिया से फुजीरा, फुजीरा से समुद्र के जरिए, रेड सी के जरिए इजराइल, इजराइल से आप वहां चले जाइए टोटली सुएज कैनाल को भी बाईपास करते हुए। तो आप ये दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान ने एक तरीके से टर्की को भी आइसोलेट करना शुरू कर दिया है, और एक तरीके से क्वाड वहां पे शुरू हुआ है। इतना ज्यादा उसका चर्चा है कि टर्किश मीडिया में खबरें आ रही हैं, उनके लोग कहते हैं कि टर्की को अटैक करना चाहिए ग्रीस के ऊपर इससे पहले कि ग्रीस के पास ब्रह्मोस आ जाए। टर्की ने ब्लू होमलैंड का एक शगुफा छोड़ रखा है, आइलैंड ग्रीस के हैं, लेकिन कहता है ईजेड सब मेरा है। ये आप दृष्टिकोण में कैसे देखते हैं? आपके दृष्टिकोण में ये क्या, कहां आपको लगता है क्या हिंदुस्तान ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है? क्या ये टर्की को हम आइसोलेट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान उसके जो सैटेलाइट्स हैं जिसके जरिए उसको ताकत मिलती है, हम उन्हीं को न्यूट्रलाइज कर दें? आप कैसा देखते हैं? जी देखिए, टर्की जो है वो अपने को वही पुराना ऑटोमन एम्पायर का जो था, खलीफा उस्मानिया की पूरी मुस्लिम उलेमा जो है उसका हेडक्वार्टर यहीं पे, और सब हम ही को सजदे देते रहेंगे। और ये ख्याल जो है वो आजकल के तुर्की में एर्दोगान ने जब से आए हैं तब से किया है, रेडिकल इस्लाम की तरफ उसने उसको बढ़ा दिया है, और उसी के वो चैलेंज करना चाहता है सऊदी अरेबिया को। हमने बात की थी ना, सऊदी अरेबिया लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, अगर वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर देगा तो पाकिस्तान, ईरान और आपके तुर्की है ये लपक लेंगे। तो तुर्की ऐसा था नहीं, कमाल अतातुर्क ने उसको बिल्कुल सेक्युलर नेशन बनाया था और काफी प्रोग्रेसिव हो गया था। लेकिन ये एर्दोगान के आते ही इन्होंने ऐसी विडंबना हो गई है आजकल कि जो आजकल की जो यंग लड़कियां हैं वो तो बुरके में घूमती हैं, उनकी मां स्कर्ट्स में घूमती हैं। इस हिसाब से उन्होंने ये जो हमारे वहां भी चल रहा है बुरका वाली फौज का, वो माइंड ब्रेन वॉश वहां पे हो रहा है।
खैर बी दैट इज में अभी क्या रहा है पावर प्ले। तुर्की जो है बांग्लादेश में ड्रोन फैक्ट्री लगाना चाहता है, 1 लाख जो है वो मिलिट्री ड्रोन्स बनाने की काबिलियत रखेगा। पाकिस्तान में तो सिंदूर में आपने देख ही लिया था, खुलेआम उसको सपोर्ट था। और जो नूर खान में हमने जो सेंटर डिस्ट्रॉय किया, उसमें जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था उसमें तुर्की के ऑपरेटर्स थे, 50-60 तो रहे करेक्ट होंगे, ड्रोन ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स थे जिनको मारा गया था। तो करेक्ट। उसके बाद भी जो उसने अपने ड्रोन्स में तुर्की ने बहुत पहले लीड ली थी। और अगर हम शुरू करें आर्मेनिया से, आर्मेनिया और अजरबैजान 2 दुश्मन देश हैं। आर्मेनिया क्रिश्चियन है, अजरबैजान मुस्लिम है, और अजरबैजान को तुर्की का पूरा सपोर्ट है। और पिछली जो पहले लड़ाई हुई थी कन्वेंशनल में, आर्मेनिया ने अजरबैजान को हराया था, लेकिन उसके बाद दोबारा लड़ाई जब हुई थी तो अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन्स के जरिए, ये बख्तियार ड्रोन्स जो है इनकी बहुत इनको मैसिव वो होगा था लॉस, और इनको हटना पड़ा। नगारो वो बाराक जो था हाँ नगोरो कराबाख। तो ये तो उनकी कहानी है। और तब आर्मेनिया को इंडिया ने ऑफर किया था, और इंडिया ने उसको ओवर द इयर्स सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, एटैग्स है, ड्रोन्स है, आकाश है, पिनाका है, और ये सब चीजें ब्रह्मोस अभी देने की बात हो रही है। और पिनाका में अभी पिछले साल ही इनकी एक स्कर्मिश भी थी, पीजीएम्स के थ्रू अजरबैजान के कितने टैंक्स हमारे पिनाका ने वहां पे जाके उड़ाए थे। और ये इंडिया के लिए भी सूट करता है। एक तो मेक इन इंडिया का हमारे वेपन्स की वहां पे वाहवाही हो रही है, और दूसरा जो अजरबैजान तुर्की का अलाय था उसको पिटाई हो रही है। प्लस आर्मेनिया जो है वो तुर्की के ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठता है, ईस्ट की तरफ से 130 किलोमीटर के आसपास का उसकी बाउंड्री है। तो ईस्ट के उसका हमने एक पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश हमारे ईस्ट में तुर्की कर रहा है, हमने उसके ईस्ट में आर्मेनिया कर दिया। साउथ में आपका आता है साइप्रस जो है वो भी आधा ग्रीस टर्की ने ले रखा, आधा साइप्रस के पास है। और वहां पे भी हम अभी जो ट्रीटी कर रहे हैं वो वही किस्म के हथियार वगैरह होगा जो कि हमने इनको आर्मेनिया को दिया था, उसी तरह से उनको भी करेंगे और हेल्प करेंगे वेपन से। और उसके बाद आप और आगे जाइए, जो आपने बताया अलेक्जेंडर पोलिस पे और ग्रीस की हाल, ग्रीस के साथ अभी हाल ही में हमने 5 ईयर का डिफेंस पैक्ट जो साइन किया है, उसमें भी फिर से हमारा डिफेंस में को मैन्युफैक्चरिंग और वेपन सेल भी शामिल है, जिसमें ये वाले हथियार भी आएंगे। और कोस्टल बैटरीज के लिए ब्रह्मोस की बात उनसे हो रही है, प्लस आकाश मिसाइल और ये चीजें। याद रहे सिंदूर के बाद जो ये 4-5 इंडिया के सिस्टम्स है, आकाश, ब्रह्मोस, स्वाति रडार और ड्रोन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये काफी नागास्त्र भी इस्तेमाल हुआ था, नागास्त्र वगैरह ये काफी आए हैं। तो ये 3 जगह से। और ये तो हो गया आपका तुर्की के लिए। अब तुर्की घबराया हुआ है, क्योंकि अगर ये ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है और ये आ जाएंगे तो उसका जो रीजनल दादागिरी है वो काफी कंस्टेंट है। उसको अपनी टैक्टिक्स ही दोबारा सोचनी पड़ेगी, डिफेंसिव उसको अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कभी तक लाइलाज है ब्रह्मोस। उसके साथ ही जो आईमेक का आपने बात किया था, आईमेक के चाहे कहीं से भी आप जाए, चाहे फुजेरिया से जाए, चाहे आप ओमान सऊदी अरेबिया से, चाहे रेड से जाए, एक पोर्ट बहुत जरूरी होता है, हाइफा, इजराइल का हाइफा पोर्ट। और हाइफा पोर्ट किसने खरीदा हुआ है 3 साल पहले? अडानी ने। वैसे ही जो ग्रीस की हम बात कर रहे हैं वो भी आईमेक में आएगा, अलेक्जेंडर पोलिस। वो वहां पे भी जो एक पोर्ट है वो किसने खरीदा है? अडानी ने। तो इंडिया अपने जो आईमेक का स्ट्रक्चर है, उसके जो मेजर बेसेस होंगे, पहले कमर्शियल उसमें होगा, बाद में मिलिट्री का भी हो सकता है, पर इंडिया का तुर्की को न्यूट्रलाइज करना और मेडिटेरियन के इलाके में अपनी प्रेजेंस और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। और तीसरा जो अपना ट्रेड रूट वहां से जाएगा, ये बॉटलनेक्स को छोड़ते हुए, जिसमें सारे देशों का फायदा होगा, ये एक बेल्ट एंड रोड का भी आपको उसको चैलेंजर होगा। और जो हॉर्मुज का अभी चल रहा है, इसको भी वो बाईपास करते हुए इंडिया जो है ये इसको फ्रक्टिफाई करेगा। और ये हमारे के दूरदर्शिता ही समझिए कि ये सब चीजें अभी हो रही हैं और ये अच्छी हो रही है। बिल्कुल सही। एक छोटी सी गलती मेरे से हुई थी। आर्मेनिया का बॉर्डर जो टर्की के साथ है वो तकरीबन 300 किलोमीटर का है। यहां तक कि ग्रीस का भी बॉर्डर है टर्की के साथ, वो है तकरीबन 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर का है।
तो टर्की को हमने ईस्ट, साउथ और वेस्ट तीनों तरफ से उसको अभी घेर दिया है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और इस तरीके से हमारा जो है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, आईमैक इकोनॉमिक है, लेकिन मिलिट्री ओवरटोन्स उसमें जरूर हैं। लेकिन हमने बात कर ली चाइना की, टर्की की, अमेरिका की, सऊदी अरब की, लेकिन जो मेन हमारा मुद्दा हमेशा रहता है वो है हमारा पसंदीदा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो है वहां जो हो रहा है ये तो हम जानते ही हैं। चाहे वो सैफुल्ला कसूरी कहता है कि हम आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को मार डालेंगे अगर उसने इसराइल को रिकॉग्निशन कर दी, अब्राहमिक अकॉर्ड साइन कर दिए, लेकिन चुपके से, जिसको कहते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, वहां पे रशिया ने तालिबान के साथ एक नया समझौता किया है। इसको कह रहे हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर डिफेंस। इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ डिफेंस में आ जाता है एयर डिफेंस नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करना, वेपन्स, वेपन ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सारी चीजें हैं। इस सबसे एक साफ फायदा अफगानिस्तान को दिखाई देता है, और वो ये है कि पाकिस्तान जो अब जब उसका मन करता है अपने हवाई जहाज उठा के फ्लाई का भेज देता है कि अफगानिस्तान के ऊपर वो बम गिरा दे, वो अब नहीं शायद कर पाएगा उसने उस तरीके से। दूसरा, आपने पाकिस्तान को पूरी तरह से एनसर्कल कर लिया है, यहां तक कि तालिबान ने तो काबुल नदी के ऊपर 8 या 9 डैम बनाने की योजना बनाई है जो वो हिंदुस्तान को देना चाहते हैं। काबुल नदी का अगर पानी सूख जाता है तो इंडस में जो पानी आ रहा है वो उसमें 3 नदियों से तो कम हो ही चुका है, या ना के बराबर हो गया रावी में। आपने नदन रिवर्स के ऊपर भी काम शुरू कर दिया, तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से आप घूंट घूंट के लिए तरसाएंगे। आप ये जो हो रहा है अफगानिस्तान और रशिया के बीच में जो समझौता हुआ है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा, आप इसको कैसे आंकते हैं? बिल्कुल संक्षिप्त में करते हैं इसको। देखिए, मैं इसको जो आपने बता दिया उसके अलावा थोड़ा सा मैं कवर कर देता हूँ। इसमें पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो अभी तालिबान को और अपने इंटर टीटीपी को काउंटर करने के लिए आईएसकेपी का इस्तेमाल कर रही है। आईएसकेपी अब उसका नया हथियार बन गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है पाकिस्तान। खुरासान पाकिस्तान। तो खुरासान पाकिस्तान और आईएसकेपी जो है उसका मल्टी यूज है। एक तो वो उसको तालिबान के अगेंस्ट अफगानिस्तान का यूज कर रहा है। आईएसकेपी के एलिमेंट्स ही रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी गदर करते हैं। और जहां तक होता है, वेस्टर्न पावर्स जो है वो भी आईएसआई के थ्रू जो काम कराते हैं वो आईएसकेपी का ही उसमें काफी बड़ा हाथ होता है, रशिया को टाई डाउन करने के लिए, चाइना को टाई डाउन करने के लिए। और यहाँ तक कि जेएनके में भी जो एक्शन होते हैं उसमें आईएसकेपी की बैकिंग एलईटी वगैरह को मिलती है। यानी आईएसआई का आजकल जो स्ट्रेटेजिक आर्म हो गया है, वेपन ऑफ चॉइस, वो आईएसकेपी है। और ये जो उनको लड़ने के लिए और किसी में काबिलियत या उन्हीं के लैंग्वेज में उन्हीं को जवाब देना और तोड़ना, वो सिर्फ तालिबान अफगानिस्तान कर सकता है। और ये डिफेंस डील जो है 2 चीज कर रही है। जो इम्प्यूनिटी से पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 भेज के काबुल में इधर उधर बम गिरा रही है, उसके लिए क्योंकि ग्राउंड पे तालिबान तो इनको छक्के छुड़ा रहे हैं, तो ये एयरफोर्स यूज करते हैं। तालिबान के पास एयरफोर्स के लिए, अफगान तालिबान के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जब मिल जाएगा तो जो पाकिस्तानी की दादागिरी है, एयर से आके अपना बदला लेती है, वो नहीं होगा। और दूसरा, आईएसकेपी जो ये डिफेंस डील होगा, इसमें रशिया को भी फायदा है कि आईएसकेपी को काउंटर करने के लिए, वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए काम करेगा। लेकिन इसी जब मीटिंग हुई थी उसमें एक दिन पहले वहां पे कौन पहुंचा हुआ था? अजीत डोभाल पहुंचे हुए थे। तो ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो ये जो डील हुआ है इसमें काफी कुछ हाथ इंडिया का है। हो सकता है जो फाइनेंसिंग या जो परचेजिंग है वो भी इंडिया की काबिलियत रखता है इतने बड़े उसके लिए। अगर रशिया के पास पैसे या किसी आजकल जो कमी पड़ रही है, इंडिया को सूट करता है। तो ये अभी किसी को पता नहीं, पर ये जितना उनको सूट करता है अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस रखने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, उतना हमको भी सूट करता है कि अगर अफगान तालिबान दोबारा सशक्त हो जाए, इंटेलिजेंस अच्छी हो जाए, एयर डिफेंस अच्छा हो जाए और आईएसकेपी की वो पीठ तोड़ सके।
तो ये जो है ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है धीरे धीरे ISI का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आज हम लोगों ने 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाए। चारों में दिखाई देता है कि हिंदुस्तान की जो कूटनीति है, हिंदुस्तान की जो दूरदृष्टि है, वो साफ दिखाई देती है। कई कदम पहले हम ले चुके होते हैं, इससे पहले की हकीकत हो। चाहे वो आईमैक को बढ़ाने की बात हुई हो, चाहे वो टर्की को आइसोलेट करना है या चीन को आइसोलेट करना है, या अमेरिका को इस स्थिति में लाना है कि उसको साफ दिखाई दे कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसको आना ही पड़ेगा हमारे द्वारे, और हमारे द्वार आके हमें मांगना पड़ेगा कि सर आप आइए, जरा हमें मदद करिए। तो भाइयों बहनों, ये थी खबरें इस हफ्ते की। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जनरल कार्की, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।